चलो शुरू करें। मैं आशीष राज पुरोहित और वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कुछ दिन पहले रसायन विज्ञान से संबंधित एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, या इसे हम बोलते हैं परमाणु एवं अणु। इसके हमने मोटे मोटे से 3 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर या पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले वाले भाग की बात करूं, हमने लास्ट में जो पॉइंट पढ़ा था वो था आयन क्या है। आयन क्या है, मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा दिया था, लेकिन आज मैं इसकी परिभाषा लिखवाऊंगा, कुछ और पॉइंट्स लिखवाऊंगा, फिर मैं वापस आपको समझाऊंगा कि वास्तविकता में आयन होते क्या है। चलो शुरू करें अपन। चलो नोटबुक ओपन करो। जहां आपने कल आयन क्या है वो हेडिंग डाली थी, उसके नीचे आप लिखना शुरू करो। पहले आप लिखो फिर मैं समझाऊंगा। चलो लिखो आप। ऐसे परमाणु या अणु, ऐसे परमाणु या अणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों, जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों, जिसमें इलेक्ट्रॉनों लिखना आता था आपको, जिसमें इलेक्ट्रॉनों, जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों, और प्रोटोनों, यहां ऊपर मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन है, या नो नो पीछे लगाया है, मतलब ओ की मात्रा लगाई है, इसका मतलब बहुत सारे हो गए। चलो वापस रिपीट कर रहा हूं। ऐसे परमाणु या अणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या असमान होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या असमान होती है। कैसी होती है? असमान। जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या असमान होती है, वे आयन कहलाते हैं। वे आयन कहलाते हैं। वे आयन कहलाते हैं। यहां तक लिख लिया। अब आप नई वाली लाइन से शुरू करो। नई लाइन से शुरू करो। यदि किसी आयन में, यदि किसी आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि किसी आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों से अधिक हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों से अधिक हो तो उस आयन को ऋणायन, उस आयन को ऋणायन, उस आयन को ऋणायन, मैंने लिखा है यहां पर, उस आयन को ऋणायन, या पीछे लिख लो नेगेटिव आयन, पीछे पोस्ट में लिख लो नेगेटिव आयन, उस आयन को ऋणायन, पोस्ट में लिख लो नेगेटिव आयन, कोष्टक बंद करो, फिर लिखो कहते हैं, कहते हैं। तथा, तथा उस पर, तथा उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, तथा उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। लिख लिया। मैं वापस पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूं। यदि किसी आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो, प्रोटॉन से अधिक हो तो उस आयन को ऋणायन, उस आयन को ऋणायन, पीछे कोष्टक में लिखना है नेगेटिव आयन कहते हैं, नेगेटिव आयन कहते हैं। तथा, तथा उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, तथा उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। खड़ी पाई लगा दो, फिर नई लाइन से शुरू करो। नई लाइन से मतलब एक लाइन छोड़ के फिर शुरू करो, एक लाइन छोड़ के शुरू करो। यदि किसी आयन में, यदि किसी आयन में, यदि किसी आयन में प्रोटॉन की संख्या, अब उल्टा मैं बोल रहा हूं, यदि किसी आयन में प्रोटॉन की संख्या, यदि किसी आयन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक हो, इलेक्ट्रॉन से अधिक हो, इलेक्ट्रॉन से अधिक हो तो उस आयन को, तो उस आयन को, तो उस आयन को, उस आयन को धनायन, उस आयन को धनायन, कोष्टक में लिख लो पॉजिटिव आयन, उस आयन को धनायन, या कोष्टक में लिख लो पॉजिटिव आयन, कोष्टक में लिख लो पॉजिटिव आयन कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। तथा उस पर, तथा उस पर धनात्मक आवेश होता है,
तथा उस पर धनात्मक आवेश होता है, तथा उस पर धनात्मक आवेश होता है। मैं वापस पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूं, जो आपने लाइन छोड़ के नई लाइन लिखी वो, यदि किसी आयन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक हो तो उस आयन को धनायन कोष्टक में लिखो पॉजिटिव आयन कहते हैं तथा उस पर धनात्मक आवेश होता है। ये लिख लिया आपने पॉइंट। अब 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इन लाइनों को वापस दोहराओ। देखो बोलो, मतलब मन ही मन वापस इनको पढ़ने की कोशिश करो। जो मैंने पॉइंट लिखा है वो आप चलो, आपने लगभग पढ़ ली लाइन। मैं एक दो और पर्टिकुलर पॉइंट कह रहा हूं कि आप क्लास को देखते समय 100% कंसंट्रेट आप इस क्लास के अंदर रखो। ऐसा नहीं, कल वाला की वीडियो थोड़ा लंबा इस कारण था क्योंकि अधिकांश बच्चे स्कूल आ नहीं पाए। मैंने सोचा घर बैठे फ्री होंगे, और प्लस मैंने वीडियो भी शायद 2-2.5 घंटे पहले मैंने अपलोड किया था। हमारा समय होता है 6:05 पर शाम को मैं अपलोड करता हूँ। कल मैंने शायद 4 बजे के आसपास किया था। तो आप यदि क्लास देखते हो तो ये एक ढांढस आपके शरीर में, आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि 1 घंटे का वीडियो कैसे देखेंगे, क्या है क्या नहीं। ये आप साइकोलॉजी बदलो। 1 घंटा कुछ ज्यादा समय नहीं होता। आप यदि अब वर्तमान में 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, जब आप भविष्य में कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करोगे, जिसको जो अधिकांश बच्चे मुझे 9th 10th 11th 12th वाले देख रहे, तो आप कैसे पढ़ पाओगे? यदि आपको लगता है कि हम 1-1 2-2 घंटे पढ़ के अपनी नैया पार कर सकते, ऐसा नहीं होता। आगे आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करोगे तो कम से कम 6-7 घंटे कोचिंग में पढ़ाया जाता है। कोरोना की स्थिति देखें तो भविष्य में आने वाली पूरी पढ़ाई ऑनलाइन होगी। आपको मजबूरन 5-6 घंटे मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठना पड़ेगा, फिर उन्हीं चीजों को वापस कम से कम 8-9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब 5-6 घंटे और करो, 8-9 घंटे ये करो तो 24 घंटे में 15 घंटे पढ़ाई हो जाती है। वो करनी पड़ेगी, वरना नैया नहीं पार होगी। और मैं कह रहा हूं, आप अभी कुछ बच्चे 8वीं 9वीं के, आप यदि अब इस अवस्था में 1-1 घंटा बैठना सीख गए, जब आप 12th पास करोगे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, उस समय आपको 1 घंटा कुछ लगेगा ही नहीं। इसका मतलब उस समय जो दूसरे लड़के होंगे आप उनसे आगे निकल जाओगे। नए नए लड़के आएंगे, हो यार मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा, 1 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही। तुम बोलोगे यार हम तो कर सकते, हमारे तो पहले से हैबिट बनी हुई, आदत बनी हुई। तो आदत बिठाओ। मतलब मैंने कहा है कि आप पढ़ो, माइंड में ऐसी साइकिल लगे कि यार भविष्य में हमें सक्सेस होना, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब या बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ दूसरे से बढ़ना हमें, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्लस आपका 100% कंसंट्रेट नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते 40 मिनट का वीडियो होता, 15-20 मिनट में देख लिया, कोई देखने वाला है नहीं, चलो अपने घूम घाम के आते, फिर 15-20 मिनट देख लिया। ऐसा मत करो। कम से कम 40-45 मिनट बैठने की कोशिश करो, समझने की आप कोशिश करो। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित। मैंने शायद उस क्वेश्चन में पूछा था प्रोटॉन की संख्या पूछा था या न्यूट्रॉन की, ऐसा कुछ था, लेकिन मैंने उसमें आंसर लिखते समय उल्टा लिख लिया। बहुत कम स्टूडेंट ने मेरी ये गलती पकड़ी है। खास करके सबसे पहली गलती पकड़ी साहिल खत्री, क्लास 11th बायोलॉजी, वेरी गुड। इसका मतलब वो बच्चा 100% कंसंट्रेट होकर क्लास ले रहा है। मैं कभी कभार यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ऐसे, चलो मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ, मैं लिखता हूँ 3 × 2 = 5, गलती से लिख लेता हूँ। तब तुम क्या बोलते सर, ना 3 × 2 6 हो गया। चलो मैं कहता हूँ सॉरी, 6 लिखना था, मैंने 5 लिख दिया। ऐसे मैंने वो क्वेश्चन किया, और आप में से अधिकांश बच्चों ने सीधा बस कॉपी की लिख लिया, कॉपी किया बस लिख लिया। वैसे मैं इस चीज को वापस क्लास के अंदर दोहराऊंगा, ऐसा मत करो। 100% कंसंट्रेट रखो। मैं जो गलतियां कर वो पकड़ो आप, फिर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स, सर इसकी जगह ये होना था ना, आपने ये लिखवा दिया। तो मेरी आपसे आग्रह है या अनुरोध है, आप कंसंट्रेट या पूरा 100% फोकस अपना माइंड उस समय सिर्फ अपनी पढ़ाई में रखें। मेरी अब कोशिश रहेगी मैं कम में वीडियो बनाऊंगा, मतलब 40-35 मिनट के, इतने बढ़ाऊंगा, लंबे चौड़े नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अब मैं ये समझा रहा हूँ। वैसे ज्ञान की बातें खूब हो गई, थोड़ा आदत बिठाओ पढ़ने की। परसों तो हो रहा हो पढ़ाई कहीं नहीं है। मैंने पहले भी बोला, जब आप सुबह जल्दी उठ के मोबाइल में क्लास से देखते हो, पढ़ते हो,
आपके गार्जियन यानी आपके मम्मी पापा को कितना सुकून मिलता है। तो बच्चे को कि यार बड़ा मोर माइत्र को जो चीज मांगी मोदी भला मैं गरीब हूं भला अमीर हूं, यदि उनके पास कैपेबिलिटी थी, उनके पास कैपेसिटी थी आपको देने की, छोटा था झगड़ा भी करता, मैंने खिलौने दो, मैंने चॉकलेट दो, मैंने ड्रेस दे रहा हूँ, खाना दे रहा था, को दे रहा था, 100% दे रहा था। तो थे तो दिमाग में बैठा दे रहा भाई माइत्र लिए पढ़े नहीं होगा, माइत्र लिए पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ो सुकून मिले मुझे, सुकून से बड़ी की कुछ चीज है ही नहीं। गार्जियन को और क्या चाहिए कि जिन सुधरोड़ी जी कह रही है तो उगर माइत्र रे अपरंपार है डेरा पार है। चलो अभी आगे, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो मैंने अभी लिखा है कुछ पॉइंट्स आयन के बारे में वो मैं आपको पर्टिकुलर समझा रहा हूं, समझे अपन। चलो देखो मैंने आयन क्या है, आयन क्या होता है, आयन क्या है, मैंने इसमें आपको पॉइंट क्या लिखा है। पहला पॉइंट, ऐसे परमाणु या अणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या असमान होती है। मैं कह रहा हूं ये मेरे पास कोई एक तत्व है या एक परमाणु है या एक अणु है, मैं कह रहा हूं इसके अंदर या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इनकी संख्या असमान हो। कैसी हो? असमान हो। उस समय जो ये होगा, उस समय जो ये ए होगा वो क्या होगा? आयन होगा। क्या होगा? आयन। जब ए में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है यानी इक्वल है, जितने प्रोटॉन है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है जितने इलेक्ट्रॉन है, इक्वल है, समान है, उस समय इसके ऊपर कोई आयन नहीं होगा। उस समय यह उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। जब ए के ऊपर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी ए के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या असमान है, यानी यहां तो प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएंगे, या मैं ऐसा बोल सकता हूं यदि इलेक्ट्रॉन 15 है और प्रोटॉन 10 है, असमान है, उस समय जो ए होगा वो कुछ आयन होगा, आयनिक अवस्था में होगा। समझ में आया? अब देखो, अब मैंने आपको आगे समझाया कि या तो आयन धनायन होता है, या तो आयन धनायन होता है या आयन ऋणायन होता है, यानी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। मैं कह रहा हूं ए जो था, मैं कह रहा हूं ए मेरे पास आयन है, ए मेरे पास आयन है। अब ए या तो धनायन होगा, क्या होगा? धनायन। सॉरी पहले मैंने ऋणायन लिखा है, ऋणायन लिखवा देता हूं। चलो ए मेरे पास या तो ऋणायन है या मेरे पास ए धनायन है। कैसा है? धनायन। देखो अब जो ए दिख रहा है इस समय जो ए है वो उदासीन है, कोई आवेश नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं अब ए ऋणायन बन गया। क्या बन गया? ऋणायन। ऋणायन का मतलब इसके ऊपर माइनस आवेश है, ए माइनस लिखा है। ऐसा भी हो सकता है ए माइनस हो सकता है, ए -2 हो सकता है, ए -3 हो सकता है। इन पूरे ए को मैंने मतलब माइनस, जिसके ऊपर सीधा माइनस लिखे उसका मतलब होता है -1। भले मैं माइनस लिखूं या -1 लिखूं सेम होता है। चलो सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो, मैं x लिखता हूं इसका मतलब 1x है, भले इसके आगे 1 लिखूं तो भी सही है, सिंपल में x लिखता हूं तो भी सही है। वैसे जिसके ऊपर सीधा माइनस लिखा हुआ है वो 1 होता है, जिसके ऊपर -2 है इसका मतलब 2 माइनस के आवेश, -3 है तो 3। अब मैं क्या बता रहा हूं, ए यदि ऋणायन है इसका मतलब इसके ऊपर ए माइनस है, ये मैं यदि बोल रहा हूं ए यदि धनायन है इसका मतलब ए प्लस है ना? धनायन मतलब ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऋणायन मतलब ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब मैं बोल रहा हूं नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हुए? जब किसी उदासीन स्पीशीज में ए के ऊपर कोई आवेश नहीं है, जब किसी उदासीन स्पीशीज से नेगेटिव या पॉजिटिव बनता है तो इसमें क्या होता है? तो हम बोलेंगे सर ये उदासीन था, पहले क्या था? उदासीन था। तो मैं मानता हूं ए उदासीन था, तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। इसका मतलब 10 इसमें प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। मैं मान रहा हूं, ठीक है, मैं मानता हूं ए उदासीन था, उस समय इसमें प्रोटॉन 10 थे और इलेक्ट्रॉन 10 थे। अब मैं कह रहा हूं ए नेगेटिव हो गया, ऋणायन हो गया, इसका मतलब अब इस ए में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन तो 10 थे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11, तब नेगेटिव बना। अब मैं ऐसे भी कह सकता हूं सर प्रोटॉन के आगे हम प्लस लगाते हैं
इलेक्ट्रॉन को वैसे हम नेगेटिव से दर्शाते हैं। प्रोटॉन कितने 10 है तो +10, इलेक्ट्रॉन कितने 11 तो -11। अब इन दोनों को जोड़ता हूं तो नेट मेरे पास क्या आता है, -1 तो आता है ना, तभी तो ये मैंने लिखा। समझ में आया? अब मैं बोल रहा हूं ए धनायन है, ए धनायन यानी पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव। तो वापस आ जाते हैं, देखो पहले ए उदासीन था, उदासीन क्यों था सर, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब मैं कह रहा हूं ये धनायन है, धनायन है मतलब प्लस चार्ज आया। धनायन कैसे होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 9। धनायन ऋणायन इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, या आएगा इलेक्ट्रॉन या जाएगा, प्रोटॉन से छेड़छाड़ नहीं करना। ए पहले उदासीन था 10-10 थे, अब मैं कह रहा हूं ए के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया। तो आपको पता है सर, आपने कल समझाया प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है यानी +1 होता है। हम नॉर्मली एक प्रोटॉन के लिए +1 लिखते, इलेक्ट्रॉन के लिए -1 लिखते, न्यूट्रॉन वैसे 0 होता है, मैंने कल बताया था। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश है, थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोटॉन माथे के तो से प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान में लिखा है तो था ना, इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान के तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ध्यान रखना था ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका ध्यान रखना, आपको पूछा जाता है एक नंबर की क्वेश्चन। अब देखो अपन धनायन को समझ रहे, मैं कह रहा हूं ए अब धनायन बना यानी प्लस चार्ज आया। वो कैसे आया, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखो एक प्रोटॉन के ऊपर 1+1, 1 प्लस कितने 10 है तो +10, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 है कितने 9 है तो -9। अब इन दोनों को जोड़ता हूं, +10 -9 तो कितना हो गया +1, +1 लिखो या प्लस। समझ में आया है ना? ये था हमारा धनायन और ऋणायन। समझ में आ गई चीज? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और करवा देता हूं, तो ये आप लिखते तो और बेटर रहता, समझ में आ जाता धनायन कैसे हो ऋणायन कैसे। तो आप वीडियो फॉरवर्ड करके लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, उदाहरण लिखा रहा हूं, आप लिखो, नीचे लिखो उदाहरण, आप लिखो उदाहरण, उदाहरण लिखो, लिखो जैसे आप लिखो NaCl, ऐसे लिखो, मैं लिख रहा हूं वैसे NaCl, NaCl लिखो आप, NaCl दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, मैंने लिखा है NaCl, NaCl जितने में सही भर देता हूं, लिखो NaCl, कोष्टक में लिखो सोडियम क्लोराइड, कोष्टक में लिखो सोडियम क्लोराइड। मैंने लिखा NaCl, कोष्टक में लिखो सोडियम क्लोराइड, यानी हम NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, हम NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। मुझे कोई स्टूडेंट ये बताएगा, मुझे कोई स्टूडेंट ये बताएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसे हम और क्या बोलते हैं, इसे हम और क्या बोलते हैं, किसी को पता है? क्लास 8 के स्टूडेंट कोई बताओ, यदि पता हो तो सबसे बढ़िया है। क्लास 9 के स्टूडेंट बताओ, किसी को पता है? शायद ज्यादा होगी। NaCl को आप सुबह शाम हमेशा इसको खाते हो, आप इसको हमेशा खाते हो। सर NaCl तो हमने कभी खाया नहीं, साधारण नमक। बताओ, साहिल क्लास 11th, सीमा क्लास 11th एग्रीकल्चर, अरे बताओ हाँ या ना, किसी को पता है? NaCl सिंपल तो है, हर किसी को पता होगा। यस, वैसे अधिकांश स्टूडेंट सही बोल रहे हैं, क्लास 9 के हो भले 8 के हो। सर NaCl का मतलब साधारण नमक। हाँ पे लूण खाओ, सुबह सुबह खाया हो, मम्मी हाग में लूण कम है तो लूण लाए, कद मम्मी का आज हाग में लूण घणो नाख्यो रे न्यान न्यान मोंड खारो गुण बोला बोला, तो यही होता है NaCl, या हम इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या इसे बोला जाता है साधारण नमक। पूछ सकते हैं कि साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है NaCl? जो मैं ऐसे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, पीछे क्वेश्चन में कुछ लिखा रहा हूँ, मेरे साथ साथ याद करते हुए चलना है, ठीक है। चलो वापस मैं रिपीट करता हूँ, उदाहरण में आपने लिखा NaCl, क्वेश्चन में लिखा सोडियम क्लोराइड, या हम इसे बोलते हैं साधारण नमक। अब इसमें लिखो, इसमें धनात्मक सोडियम आयन, इसमें धनात्मक, इसमें धनात्मक सोडियम आयन, इसमें धनात्मक सोडियम आयन, और कोष्ठक में लिखो Na+, इसमें धनात्मक सोडियम आयन, कोष्ठक में लिखो Na+, तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन, तथा ऋणात्मक
क्लोराइड आयन, मैं यहां भी लिख रहा हूं, तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन, तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन यानी Cl माइनस, तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन यानी Cl माइनस विद्यमान है, विद्यमान है यानी उपस्थित है, विद्यमान है, विद्यमान है। ये इसका उदाहरण था, ये इसका उदाहरण था। लिख लिया आपने? मैं वापस पूरी लाइन बोलता हूं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, या साधारण नमक, इसमें धनात्मक सोडियम आयन यानी Na+, इसमें धनात्मक सोडियम आयन यानी Na+, तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन यानी Cl- विद्यमान है। मैंने क्या बोला? आपके पास साधारण नमक, यहां ध्यान दो आप, इसके अंदर Na+ यानी धनात्मक सोडियम आयन है और Cl- यानी ऋणात्मक क्लोराइड आयन है। अब आप सोचोगे सर चलो आपने प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, सर ऐसे कैसे लगाया कि सोडियम के ऊपर आपने प्लस लगाया, क्लोरीन के ऊपर आपने माइनस लगाया, तब क्लोराइड आयन बना? ऐसा क्यों किया? उल्टा क्यों नहीं किया? सब चीजें वक्त के साथ समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक जैसे बढ़ता हुआ जाएगा सब चीजों के रिजल्ट आ जाएंगे। वैसे मैं समझा दूं, सोडियम अपने आप में S ब्लॉक का धातु है, तो धातु की हमेशा प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ज्यादा क्या होगा? प्रोटॉन ज्यादा होगा। प्लस Cl- P ब्लॉक की अधातु है, अधातु की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो माइनस। इसे आगे मैं सब कुछ समझाता हुआ चलूंगा जब टॉपिक आते रहेंगे। इतना समझ में आया? चलो, ये था हमारा आयन। क्या था? आयन। अब मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट? मैं कभी कभार बोलता हूं H2SO4, कभी कभार बोलता हूं HNO3, कभी कभार बोलता हूं NaCl। सर ये बढ़ते कैसे? इन्हें हम बोलते हैं रासायनिक सूत्र। सर ये बढ़ते कैसे? इतने आपने क्यों जोड़े? मैंने पहले लेक्चर में बताया था सर इसमें H2SO4 में 2 हाइड्रोजन क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में अब हम सीखेंगे। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है, पूरा 100% कंसंट्रेट होकर आप सीखने की कोशिश करो। अब आप एक बड़ा सा हेडिंग डालो, ऊपर लिखो रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखना, रासायनिक सूत्र लिखना। बड़ा सा हेडिंग डालो आप, रासायनिक सूत्र लिखना। आपने हेडिंग डाल दिया रासायनिक सूत्र लिखना, इसके ऊपर 3-4 तारे लगा दो, इसके ऊपर 3-4 तारे लगा दो, और नीचे की ओर एक छोटा सा हेडिंग डालो, मतलब नीचे वाली लाइन में एक छोटा सा हेडिंग डालो, लिखो रासायनिक सूत्र। लिखो आप रासायनिक सूत्र, मतलब जो पॉइंट लिखा है उसके नीचे से लिखो आप रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखो, हमें पता तो होना चाहिए रासायनिक सूत्र क्या है। लिखो आप, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाओ। रासायनिक सूत्र किसी रासायनिक यौगिक को, रासायनिक सूत्र किसी रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है, इस प्रकार निरूपित करता है जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है कि वह यौगिक किन किन, कि वह यौगिक किन किन, वह यौगिक किन किन तत्वों के, तत्वों के कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। चलो मैं पूरी लाइन को वापस रिपीट कर रहा हूं, पूरी लाइन को वापस रिपीट कर रहा हूं, आप लिखते जाओ या जिसने लिखा वो देखते जाओ। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक को, रासायनिक सूत्र किसी यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है, इस प्रकार निरूपित करता है जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है कि वह यौगिक, कि वह यौगिक किन किन तत्वों के, कि वह यौगिक किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। लिख लिया? खड़ी पाई लगाकर नई लाइन से शुरू करो, खड़ी पाई लगाकर नई लाइन से शुरू करो।
सामान्य सामान्य प्रयोग में प्राय 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 मतलब ऐसे लिखना है, प्राय अणुसूत्र के लिए भी अणुसूत्र के लिए भी अणुसूत्र के लिए भी अणुसूत्र के लिए भी रासायनिक सूत्र का ही प्रयोग कर दिया जाता है। रासायनिक सूत्र का ही रासायनिक सूत्र का ही प्रयोग कर दिया जाता है। प्रयोग कर दिया जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं लाइन को। सामान्य प्रयोग में प्राय अणुसूत्र के लिए भी रासायनिक सूत्र का ही प्रयोग कर दिया जाता है। प्रयोग कर दिया जाता है। नीचे आप लिखो उदाहरण। नीचे आप लिखो उदाहरण। ये लाइनें लिखी, नीचे उदाहरण। मैं उदाहरण के थ्रू समझा रहा हूं, वैसे सभी लाइनें समझाऊंगा, चिंता मत करो। पहले लिख लो, आप लिखो उदाहरण। उदाहरण में देखो आप, मीथेन 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 और कोष्टक में लिखो CH4। CH4 किसका फॉर्मूला है? तब आप बोलोगे सर मीथेन का। मैं कह रहा हूं जो फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं साथ साथ याद चलते रहना। मैं बोलूंगा सोडियम क्लोराइड, तब आप बोलोगे सर NaCl। मैं बोलता हूं मीथेन, तब आप बोलोगे CH4। साथ साथ याद करते हुए चलना, ऐसा नहीं फिर करेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, फिर आप एक साथ याद नहीं कर सकते। चलो उदाहरण में लिखो मीथेन मीथेन कोष्टक में लिख लो CH4 फिर CH4 आगे लिखो। यह अणुसूत्र ये इंगित करता है। यह अणुसूत्र ये इंगित करता है कि मीथेन का अणु कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना है तथा मीथेन के एक अणु में कार्बन का एक परमाणु तथा मीथेन के एक अणु में कार्बन का एक परमाणु व हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं। यहां तक लिख लिया। अब आप जहां मैंने रासायनिक सूत्र लिखना वो हेडिंग लगवाई है, फिर बाद में आपने रासायनिक सूत्र के बारे में जो लिखा है 20 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, जल्दी जल्दी पढ़ लो। आप जो लिखा है जल्दी जल्दी पढ़ लो, आप फिर मैं समझा रहा हूं। चलो लिख लिया। अब हम समझते हैं रासायनिक सूत्र। वापस देखो मैंने क्या लिखा है। रासायनिक सूत्र किसी रासायनिक यौगिक को H2O क्या है? सर रासायनिक यौगिक है। CH4 मीथेन क्या है? सर रासायनिक यौगिक है। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल क्या है? सर रासायनिक यौगिक है। क्या है? रासायनिक यौगिक। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? रासायनिक सूत्र किसी रासायनिक यौगिक को, यानी इनको रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है, मतलब इस प्रकार दर्शाता है जिससे हमें पता चलता है कि वह यौगिक, यानी ये यौगिक, वह यौगिक किन किन तत्वों, यानी H2O एक रासायनिक यौगिक है या H2O एक यौगिक है, ये किन किन तत्वों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। मैं कहता हूं H2O यानी जल क्या एक यौगिक है, तो ये किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसमें इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्वों के कितने कितने अणु है, तब तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन के तो 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है। CH4 मीथेन किन किन तत्वों से या किन किन अणुओं से मिलकर बना है, तब तुम बोलोगे सर कार्बन और हाइड्रोजन से। मैं बोलता हूं अब इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के कितने कितने परमाणु है, तब तुम बोलोगे सर कार्बन में 1 है, हाइड्रोजन में 4 है। समझ में आया? और इसी की सहायता से हम पता कर रहे, यही तो है रासायनिक सूत्र।
मैंने क्या बोला, वापस रिपीट कर रहा हूं, रासायनिक सूत्र किसी रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है जिससे पता चलता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणु से मिलकर बना है ना। फिर आगे लिखवाया, सामान्य प्रयोग में यानी डेली लाइफ में, हमारी जिंदगी में प्राय यानी हमेशा अणु सूत्र के लिए भी रासायनिक सूत्र का ही प्रयोग कर दिया जाता। मैं बोलता हूं H2O का रासायनिक सूत्र क्या है, सॉरी गलती होगी, मैं बोल रहा हूं जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तुम बोलोगे H2O। मैं बोलता हूं जल का अणु सूत्र क्या है, H2O। इसका मतलब अणु सूत्र और रासायनिक सूत्र एक ही है। मैं बोलता हूं ग्लूकोज का अणु सूत्र, तुम बोलोगे सर C6H12O6। ग्लूकोज का अणु सूत्र ये है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तभी तुम बोलोगे सर यही एक ही होता है। आया समझ में। अब मैंने बाद में आपको एक उदाहरण लिखवाया। क्या लिखवाया, उदाहरण में लिखवाया मीथेन यानी CH4 का। इसमें मैंने बताया कि ये अणु सूत्र ये इंगित करता है कि मीथेन के एक अणु में, देखो सोरा आखिर चुको पकड़ रहा था, मैं बोलता हूं मीथेन के कितने अणु हैं, तो तुम बोलोगे एक, CH4 एक तो है। अब मैं बोलता हूं मीथेन के कितने अणु हैं, तुम बोलोगे सर 2 अणु है। मीथेन के एक अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तब बोलोगे सर 1 है। मीथेन के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है। क्या है समझ में। अब मैं उल्टा चलता हूं, मैंने लिखा CH4 मीथेन, मैं लिखता हूं ऐसे, मैं बोलता हूं मीथेन के कितने अणु हैं, तब तुम बोलोगे सर 3। कितने, 3। तो मुझे बताओ मीथेन के 3 अणुओं में कार्बन व हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। मैंने पहले बोला बड़े बॉक्स में बाहर लिखा, इसका मतलब सबसे गुणा होगा, सबसे गुणा होगा। सबसे गुणा का मतलब मैं इसको और लिख सकता, मैं इसको गुणा करूंगा तो कार्बन से 3 गुणा होगा C3, भाई 1 था। हाइड्रोजन के 4 से गुणा होगा मतलब H12। ऐसे लिखना, आप सीखते जाओ। मैं कह रहा हूं अब 3 को मैं कार्बन से गुणा करूं, नीचे लिखना टुच की टांगों के अंदर, यहाँ पांव में C3 हो जाएगा। फिर मैं 3 को 4 से गुणा करूंगा, 1 तित्री बित्र 6 तितनो 4 3 12। हाँ, पहले आपको पता है कि एक मीथेन के अणु में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास मीथेन के 3 अणु हैं, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कितने होंगे, तब तुम बोलोगे सर मीथेन के 3 अणुओं में 3 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। समझ में आया है ना। मैंने ये लिखा है हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना है तथा मीथेन के एक अणु में कितने, एक अणु में कार्बन का 1 परमाणु वो हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं। अब मैं यहां तक समाप्त कर रहा हूं। कल मैं पर्टिकुलर सिखाऊंगा कि रासायनिक सूत्र हम लिखते कैसे, बहुत फंडामेंटल चीज है, दिमाग में ठूस लेना। आज जो मैंने 4-5 लाइनें लिखवाई, मैं आशा करता हूं ये समझ में आ गई होगी। बढ़िया मेहनत करो, 100% कंसंट्रेट होकर मेहनत करो। और लास्ट में यही कहूंगा, छोरा पढ़ो हो रहा सो पढ़ाई टाल कहीं नहीं। जय हिंद, धन्यवाद।